नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली बीपीएससी एईडीओ का मॉक टेस्ट नंबर ये 8वां लेके आ चुका हूँ। देखो, इसका कंप्लीट मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, जो कि आप सभी लोग समझ ही रहे हैं कि बिहार में कोई भी वैकेंसी है तो सबसे फास्ट ये वैकेंसी है। और अभी तो आपको लेवल 5 पे ज्वाइन करवा रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी जल्दी प्रमोशन होगा कि मत पूछिए, है ना। तो ड्रीम जॉब है आप सभी का, और सबसे फास्ट, मतलब कि जितने भी वैकेंसी है बिहार में सबसे फास्ट में इसका ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, है ना। तो टाइम आपके पास, आप सबको पता है कि लगभग अब देखा जाए तो चूंकि आप सबको पता है कि जो बात हो रही है, चर्चा हो रही है मिड जनवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अक्टूबर लगभग आधा आपके हाथ से निकल ही गया है। नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है ना। दिसंबर बचा है, उसके बाद 15 जनवरी। तो ये 15 दिन आगे आपको रिवीजन के लिए ही देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो लगभग मैं बोलूँगा ये आपके पास जो टाइम है लगभग 65-70 दिन मान के चल सकते हो, है ना। 65 से 70 दिन ही है। अब इसमें आपको कंटिन्यू डेली टेस्ट देना पड़ेगा अगर आपको अच्छे स्कोर चाहिए तो, क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम है तो आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, तभी आप में निखार आएगा। टेस्ट के साथ साथ रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आपके पास सारे सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ताकि उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको। मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हैं वो काम करो आप। कुछ लोग पूछ रहे थे, चलिए तो शुरू करते क्वेश्चन को। और आप लोग जो है यार फ्री में टेस्ट करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, और टेस्ट का जो लेवल होता है एक्यूरेट आपके एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन है। जहाँ से बीपीएससी जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछता है वो उसी टॉपिक से क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और आप लोग का रिस्पांस थोड़ा सा कम आ रहा है इसलिए मैंने टेस्ट छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, है ना, कंटिन्यू मैं करवाऊंगा। तो आप लोग क्या करिए, जितने भी लोग एटलीस्ट देखते हो उतने लोग कम से कम तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई टेस्ट जो है ये जीएस का टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। इसमें ऑल सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बिहार स्पेशल, सारे सेक्शन के करंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये फुल लेंथ टेस्ट है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि पास्चुराइजेशन इंपॉर्टेंट है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। तो बिल्कुल, पास्चुराइजेशन में क्या होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर दूध को पहले बहुत देर तक क्या कर दिया जाता है, गर्म किया जाता है, और एक निश्चित समय पर जो है अचानक ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा, ये तो ठीक है आपके ऑप्शन में है, लेकिन इनकी जो एक्चुअल टाइम पीरियड होता है मैं वो भी बता देता हूँ। तो इस प्रक्रिया में दूध को क्या किया जाता है, जरा सा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, 63 डिग्री सेल्सियस पर कितने मिनट तक, तो आप कहेंगे सर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद किया जाता है तो कि 5 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान रखिएगा 5 डिग्री सेल्सियस पर इसे ठंडा किया जाता है। ये क्यों किया जाता है कि इसमें जो भी जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो बहुत कायदे से मैं बायोलॉजी में एकदम अच्छे से पढ़ाया हूँ। पास्चुराइजेशन आपने केमिस्ट्री में भी जो क्लास लिया था फाउंडेशन बैच में, उसमें चर्चा किया था इसके बारे में, मैं कर दिया था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए। अच्छा, ये जो पास्चुराइजेशन की क्रिया है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर कुछ बुक में जो है हमने देखा था कि वहाँ पे कितना था भाई, 71.7 सेल्सियस पर क्या किया जाता है, तो गर्म किया जाता है, ठीक है ना। और जब 71 डिग्री सेल्सियस पर जो गर्म करेगा तो कितने समय तक, तो आप कहेंगे सर यह जो है 15 से 20 सेकेंड तक मात्र जो है इसमें क्या करेगा, टेम्परेचर देगा। कई जगह आपको लिखा रहेगा 72 से 73, है ना, 72 से 73 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वही है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, वही चीज़ें हो जाता है। इसमें दूध को ना आप 16 से 21 दिन तक रख सकते हो। तो ये तो जो पहले वाला बताया ज़्यादा वो पूछता है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, और आपके ऑप्शन इस तरह से रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा रोग कैंसर नहीं है, बोल रहा है नहीं है, बताइए। तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हो ग्लूकोमा, बिल्कुल आप सही टिक कर रहे हो। देखो भाई, ग्लूकोमा ना ये कौन सी रोग है सर, तो आप कहेंगे सर ग्लूकोमा आपने पढ़ाया है मानव नेत्र में, मैं आपको पढ़ाया हूँ फिजिक्स, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ ना, कितने लोग पढ़े हो अच्छे से। तो ग्लूकोमा जो है ये आँख का रोग है ना, ये आँख का रोग है फ्रेंड्स, है ना, आप सबको पता होना चाहिए। ग्लूकोमा क्या है, आँख की एक गंभीर बीमारी है, और इसे अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। किस चीज़ का, ग्लूकोमा का, अंधेपन का। तो फ्रेंड्स इसके बारे में, अच्छा ये ग्लूकोमा होता क्यों है, तो देखो आँख में ना कॉर्निया होता है, आप सबको पता ही होगा, मैं बताया ही हूँ। तो कॉर्निया के पीछे फ्रेंड्स होता ये है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, कॉर्निया के पीछे क्या होता है, एक टिश्यू होता है, टिश्यूज होता है, जिसका नाम है, ध्यान रख लीजिएगा, सिलियरी, है ना, सिलियरी होता है, सिलियरी टिश्यू होता है, ठीक है। तो इसी सिलियरी टिश्यू में क्या होता है कि तरल पदार्थ बनता रहता है,
और बाहर निकलकर पुतली से होते हुए ये भीतरी के हिस्से में जाता है, जिससे आंख में क्या होता है ना, देखते हैं हमेशा आंख में पानी रहता है ना हल्का हल्का सा, तो वो नमी बना रहता है। ये स्वास्थ्य के लिए, आंख के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, सही होता है। लेकिन जब वो खराब हो जाता है तब जो है ये प्रक्रिया का लक्षण देखा जाता है। तो आप कहते हो कि भाई अगर ऐसा काम नहीं करता है आपकी आंख, तो आप कहते हो कि भाई ग्लूकोमा हो गया है। तो आशा करते हैं आज के बाद आप यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई टेस्ट सिर्फ दो ना, बहुत सारे नंबर आपको यहाँ से आ जाएगा। लेकिन मैं पुनः कर आप ना बेसिक सही कर लेना, कंफर्म रिजल्ट चाहिए। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, बाकी जो ये था मैं बताना भूल गया, जैसे बाकी जो है जैसे लुकेमिया हो गया, कार्सिनोमा हो गया, उसके बाद ये सरकोमा हो गया, ये कैंसर से संबंधित बीमारी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखो लुकेमिया की बात कर ले तो आप सबको पता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना ब्लड कैंसर है ना, ब्लड कैंसर इसे हम लोग कहते हैं, या एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। कार्सिनोमा, उपकला समझ रहे हो ना, उपकला कोशिका में सबसे आम प्रकार का कैंसर होता है, किसमें, उपकला कोशिका में, एपिथिकल जो टिश्यू होता है उसमें। और शर्कोमा की बात कर ले, ये शर्कोमा से प्रश्न पूछता है भाई, बहुत पूछता है, क्योंकि हड्डी से संबंधित जो कैंसर होता है ना, दोबारा सुनिए, हड्डी से संबंधित जो कैंसर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, शर्कोमा। कई बार यहाँ पे शर्कोमा से देता है नरम ऊतक जो होता है, नरम ऊतक या हड्डी से संबंधित जो कैंसर होता है इसे हम लोग शर्कोमा कहते हैं, माइंड में रखिएगा। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर हम आपके साथ जो आपके बैच चल रहा है ये कंबाइंड बैच है, और दोनों का लगभग सिलेबस सेम है, आप सबको पता होना चाहिए। बीपीएससी एईडीओ और बीएसएससी सीजल 4 के लिए कंबाइंड बैच लेके आए हैं, और अभी फी कम कर दिया हूँ इसका। आप सबको पता है कि 1499 था, अभी कम करके मात्र 1099 कर दिया हूँ। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हो, जो जीए और प्लस साइंस है, आपको यहाँ पे 12 सब्जेक्ट यहाँ से मिलते हैं, और मैथ और रीजनिंग है ना, कंप्लीट पैकेज है, आपको मिल रहा है एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह। इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगा, और देखो यहाँ पे इसकी वैलिडिटी ना इसके एग्जाम तक रहेगा, सीजल 4, चूँकि ये तो जनवरी में ही हो जाएगा, सीजल 4 थोड़ा सा लेट से होगा, फरवरी तक उम्मीद है, तो इसके एग्जाम तक रहेगा, सीजल 4 तक है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो उसमें मैं पूरा पुनः कर रहा हूँ। देखो आर्ट्स वाले सेक्शन जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साथ में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिस्टिक्स के सब रहेगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग कंप्लीट क्लास, एक दिन में 4 क्लास मिल रहा है, और करना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए। तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं हो, तो कई वीडियो होता है ताकि आप उसे कंप्लीट कर सको, और एकदम जीरो से पढ़ाया जा रहा है सब कुछ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सिर्फ अभी 1099 पे करना है। कहाँ पे करना है मेरे भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो नंबर है 7319924130, इस नंबर पे क्या करिएगा, पेमेंट करके भेजिएगा, और उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा, ठीक है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हो। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। क्लास शुरू है एकदम जीरो से, आप जल्दी ही जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, मेरा साइंस वीक है, या आर्ट्स वाले सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट में, और सबसे बड़ी बात है कि सारे सब्जेक्ट का आपको हैंडी थी नोट्स मिलता है इतने कम प्राइस में, समझ रहे हो ना। जो लोग टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हो, 50 टेस्ट का जो फी है अभी कम कर दिया गया है, 399 है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें टोटल 50 फुल लेंथ टेस्ट है। टेस्ट का लेवल आप लोग देख ही रहे। तो ये जीएस का है भाई, सॉरी ये मैथ्स और रीजनिंग का है, सॉरी ये दरोगा वाला है क्या, हाँ दरोगा वाला है, कोई बात नहीं, दरोगा का टेस्ट अलग है। ये है जीएस का टेस्ट, और ये मैथ्स और रीजनिंग का भी टेस्ट है, इसका भी फी जो है 399 कर दिया हो। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो टेस्ट में, तो टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एस्पिरिन, ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में, अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है ना, मेडिसिन से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, आप सबको पता है ना। तो एस्पिरिन क्या है ये पूछ रहा है, तो आप सबको पता है एस्पिरिन क्या है, तो एंटी क्या है भाई, तो यह जो है एक प्रकार की एंटीपायरेटिक है। ये क्या होता है सर, तो देखो एस्पिरिन ना यह एक प्रकार का एंटीपायरेटिन है, जिसमें खास तौर पे जैसे आम बुखार उखार रहता है ना, जुकाम रहता है, सिर दर्द रहता है, बदन दर्द रहता है, गठिया की इलाज सब में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। प्रश्न पूछता है, और इसके बारे में और डिटेल में इस पीडीएफ में मेंशन कर दिया हूँ। ये जो टेस्ट है फुल एंड टेस्ट, इसका जो एनालिसिस लास्ट में जो देता हूँ उसमें, तो पढ़ लेना जाके। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, बताओ। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में 1/3 नेगेटिव है मेरे भाई, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने 1/3 नेगेटिव काट के कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। चलो बताओ। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिसे हम लोग दूध का दांत कहते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। दांत हमारे जो मुंह में होता है ना, कितने प्रकार का, 4 प्रकार का है ना। एक इंसीजर होता है, कैनिन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है, बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ। तो वयस्क मानव में जो है दांतों की संख्या कितना होता है, 32 होता है। तो ये जो 20 दांत होते हैं ना, यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जीवन काल में कितने दांत 2 बार टूटते हैं, तो जिसे दूध का दांत कहते हैं, तो ये टूट जाता है ना। तो ध्यान रखना बहुत कायदे से, बायोलॉजी में ये पढ़ा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई
आप खुद से भी एक चैप्टर है मानव शरीर के तंत्र, जिसमें आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, वहाँ पे मैं भी पढ़ा हूँ और कहीं भी पढ़े होंगे, तो आप उस चैप्टर को जाकर अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना। तो टेस्ट का मतलब ही यही है कि भाई क्वेश्चन यहाँ पे दिखे तो उस चैप्टर पे जाके रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त रक्त के जो है संचालन में मदद करता है। क्या करता है भाई, मदद करता है रक्त के संचालन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे पिछले बार ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, बहुत सारे लोग मैं देखा था लिम्फोसाइट्स टिक कर दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। मोनोसाइट्स होता है जो कि रक्त को क्या करता है, संचालन में मदद करता है ना। तो मोनोसाइट इसका राइट आंसर होगा, गलती मत करिएगा। मोनोसाइट नहीं होगा, लिम्फोसाइट ही होगा। मुझे पता है जो लोग लिम्फोसाइट टिक किया है सही किया है भाई, है ना। मुझे पता है आप लोग बड़ी समझदार हो कि नहीं सर, इसलिए मैं चकमा दे रहा हूँ ना कि गलती ना करे। लिम्फोसाइट ही होगा फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि रक्त को संचालन में मदद जो करते हैं वो लिम्फोसाइट ही करता है। देखो अच्छा, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मेरो, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। बहुत कायदे से बायोलॉजी में डुबा डुबा के पढ़ाया हूँ, अस्थि मज्जा में, है ना, अस्थि मज्जा में। ध्यान रखिएगा तो प्रश्न पूछता है। अच्छा, अस्थि मज्जा के कौन से सेल में, तो स्टेम सेल में होता है ना इसका निर्माण। अस्थि लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मैरो जो होता है उसके स्टेम सेल, कौन सा सेल सर, अगर सेल पूछा जाए, है ना, सेल पूछा जाए तो इसका नाम है स्टेम सेल, उसी में जो है इसका निर्माण होता है लिम्फोसाइट का। और लिम्फोसाइट की बात कर ले तो आप सबको पता है कि श्वेत रुधिर कनिकाएं, है ना, वाइट ब्लड सेल होती है, जो शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र को क्या करता है, इम्यून पावर को, प्रतिरक्षण तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। और लिम्फोसाइट रक्त के संचालन में मदद करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, सभी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि कंकाल के वे हिस्से जो क्या कह रहा है कि हड्डी की तरह सख्त नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि उसे मोड़े जा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कार्टिलेज के बारे में तो आपने समझाए थे, है ना। तो कितने लोग आप जवाब दे पाओगे, बिल्कुल कार्टिलेज हो जाएगा। देखो कंकाल के वे हिस्से जो क्या करता है, हड्डी की तरह सख्त नहीं होते हैं, जो मोड़े जा सकते हैं, उसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज जिसे, अच्छा कार्टिलेज को ना कई बार कार्टिलेज नहीं रहता लिखा हुआ, हिंदी में देगा आपको उपास्थि रहता है ना, उपास्थि लिखा रहता है, उपास्थि लिख के देता है, बस टिक कर लेना उपास्थि रहे या कार्टिलेज रहे। अच्छा, ये आपको पता है कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है संयोजी उत्तक होता है। तो भाई देखो कार्टिलेज ऑलरेडी जो है क्या है, संयोजी उत्तक है। कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यह जो है संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, उत्तक है ना, उत्तक है। प्रश्न पूछता है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे कि एंटी फर्टिलाइजेशन स्रावित होता है। जाहिर सी बात है ये शुक्राणु द्वारा होता है। जो लोग शुक्राणु टिक कर रहे हो, बिल्कुल देखो एंटी फर्टिलाइजेशन, एंटी जो है फर्टिलाइजेशन शुक्राणु प्लाज्मा झिल्ली द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। और यह शुक्राणु प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है, प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है, प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है। और यह एक क्या होता है, अम्लीय प्रोटीन होता है ना। ये क्या होता है सर, आप कहेंगे यह एक पूछता है अम्लीय प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि विभिन्न प्रकार के पौधे, आप सबको पता है विभिन्न प्रकार के पौधे या फिर पौधों को क्रॉस परागण से बनने वाले पौधे को कहते हैं। तो जाहिर सी बात इसे हम लोग संकर पौधा कहते हैं, है ना। यहाँ पे आपके ऑप्शन में है, तो संकर पौधा राइट आंसर हो जाएगा। करें कि विभिन्न प्रकार के पौधे के क्रॉस परागण से बनने वाले पौधे को संकर पौधा कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो जो है कैल्सीफेरॉल, आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो आंसर जो आप लोग दिए हो बिल्कुल सही दिए हो, विटामिन D2 को हम लोग कहते हैं, सही है ना। विटामिन D2 या विटामिन डी को, या फिर विटामिन डी रहे, विटामिन डी रहे, दोबारा सुनिए, सॉरी, विटामिन डी या विटामिन D2 का वह प्रकार होता है जो मुख्यतः क्या होता है, भोजन के आहार से अनुपूरक के रूप में मनुष्य को जो है प्राप्त होता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। और इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिकीटस। और वयस्क मानव में, ये तो बच्चे में तो रिकेटस होगा, तो ये तो सबको बता जाता है ना, विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेटस नामक रोग होता है। लेकिन वयस्क में क्या होता है ना, वयस्क लोग में क्या होता है ना, तो इसमें जो होता है ऑस्टियोमलेशिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, वयस्क में जो है, वयस्क लोगों में यहाँ पे लिखता हूँ टी होता है यार, एक मिनट रुक जाओ, सही से लिख देता हूँ, रट लेना इसे, ऑस्टियोमलेशिया होता है ना, लेशिया रोग होता है, ठीक है। तो ये वयस्क में, और ये भी हड्डी की बीमारी है, तो ध्यान रखना। तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग वयस्क लोगों में होता है, और बच्चों में रिकेटिस नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आपने देख लिया है ना। तो प्रश्न पूछता है ऐसे। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पतियों में उपस्थित उन क्षेत्र के नाम लिखित अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मास्टर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे होना चाहिए कि पतियों में उपस्थित उन क्षेत्रों का नाम बताइए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान करता है। मैं बहुत कायदे से पढ़ा है और ये क्वेश्चन का 100% लोगों का जवाब होना चाहिए। पिछले वाले टेस्ट में करवाया था। कितने लोग रंध्र के बारे में जानते हो, जिसे इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, है ना। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में है क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। 6 क्लास की एनसीईआरटी में है, हालांकि बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ। रंध्र एकदम छोटा छोटा रहते हैं, सूक्ष्मदर्शी से ये देखा जाता है ना, एकदम इस तरीके से ये रंध्र है ना, और ये खोलते हैं। और बिहार के तमाम एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो ये रंध्र के द्वारा एकदम ऐसा होता है ना, इसका आकार कुछ इस तरीके का होगा जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। तो ये आंसर क्या होगा, रंध्र, जिसे इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि पत्तियों में उपस्थित रंध्र छिद्रों द्वारा शोषण क्रिया में गैस का आदान प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे ही रंध्र के माध्यम से ही होता है जो पत्ती में होता है ना। और रंध्र पत्तियों के एपिडर्मिक या फिर एपिडर्मिस में जो है पाया जाने वाला एक छोटा सा छिद्र होता है जो मुख्य रूप से पौधों को क्या करता है, वायुमंडल के माध्यम से गैस का आदान प्रदान करता है। और आप सबको पता है कि जाइलम का काम क्या होता है। देखो भाई, मैं जो शॉर्ट नोट्स दिया ना उसे कर लेना, बहुत कायदे से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो जाइलम पानी के जो है परिवहन में मदद करता है। ये बेसिक बातें हैं, शायद आप लोग समझ रहे हैं। चलो, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस युग के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ, बताओ। तो आपने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा होगा, एक चैप्टर का नाम है कौन सा, तो आप कहेंगे सर पाषाण काल। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे प्रागैतिहासिक काल ना, चैप्टर का नाम ही पाषाण काल। और उसमें आपने पढ़ा होगा ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, है ना, बताया हो ना। और इसमें कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से जो है सभ्यता किस टाइम पीरियड में आता है, बहुत डिटेल में प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ाया हूँ। या फिर आपने एक अच्छी बुक पढ़ी होगी तो आपको वहाँ पे दिखा होगा। तो बताओ ये किस में आता है ना। जो लोग यहाँ पे जो आंसर टिक कर रहे हो, डी, हड़प्पा सभ्यता जो है किस काल में आता है, तो आदिऐतिहासिक काल में आता है। आदिऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल, उस काल में लिखित का साक्ष्य हमें कोई मिला ही नहीं, ठीक है। आदिऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखित का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन वहाँ की जो लिपि था हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ये भाव चित्रात्मक लिपि था वहाँ का। तो हड़प्पा सभ्यता इसी वर्ग में आता है, आदिऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल में किसी आप बोल सकते हो तो आपने सर वैदिक सभ्यता से शुरू होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ऐतिहासिक काल में जो भी लिपियाँ मिली है तो इसे हम लोग पढ़ लिख पाए हैं अच्छे तरीके से। तो प्रश्न पूछता है, तो हड़प्पा सभ्यता आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, चलो यार फास्ट में लेके चलता हूँ, नहीं तो पता चला आप लोग का टेस्ट का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो आप लोग बोलते सर इतना बड़ा क्यों रखते हो, थोड़ा सा छोटा बनाया करिए वीडियो को, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट में लेके जा रहा हूँ। कह रहे कि किस क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने जो है त्रिरत्न में जो है अपना विश्वास प्रकट किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है ये भाबरो जो शिलालेख है उसमें देखिए। अब यहाँ पे भाबरो शिलालेख कहाँ पे है ये भी प्रश्न पूछ लेता है। ये जयपुर के निकट विराट नगर में खोजा गया है, ठीक है। जिसमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आप कहेंगे बौद्ध हो जाएगा, बौद्ध ऐसे होता है, बौद्ध है ना, बौद्ध धम्म और संघ, है ना। यहाँ पे लिख लो संघ ही लिख लेता हूँ, संघ। ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। तो ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि भाई अशोक के जो शिलालेख थे उसे सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रीशिप का नाम आपने जरूर सुना होगा। प्रश्न पूछता है तो इन्होंने पढ़ा। और अशोक के शिलालेख कौन से भाषा में थे ये भी पूछता है, तो यह जो है प्राकृत भाषा में था, है ना, प्राकृत भाषा में। तो ये सब क्वेश्चन ना थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे की पॉइंट आपको ध्यान रखना था। टेस्ट का यही खासियत है। चलो, ये अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, कोई बात नहीं, बिहार के एग्जाम दे रहे तो घुमाना लाजमी है, क्योंकि बिहार के क्षेत्र में जो कि टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था, जिसमें 3 बिहार में, एक बिहार से बाहर। तो बिहार से बाहर कहाँ पे हुआ था, कितने लोग बता सकते हो कि बिहार से बाहर कहाँ पे हुआ था। जैसे बात है, ये तो सबको पता रहता है कि सर जम्मू कश्मीर में हुआ था, एक बौद्ध संगीति है ना, इस क्षेत्र में हुआ था। आप लोगों को पता है ना, मैं डायग्राम से समझा दिया। तो और 3 कहाँ पे हुआ था, बिहार में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बौद्ध संगीति जम्मू कश्मीर में। तो प्रश्न क्या पूछता है, देखो पूछा क्या है प्रश्न, देखो आसान हालांकि क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम, अच्छा बौद्ध नहीं है मेरे भाई, जैन संगीति है, वेरी गुड। जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे, कोई बात नहीं, माफी चाहता हूँ, जैन संगीति का। तो जैसे बात है, ये अस्तुलभद्र थे, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष था अस्तुलभद्र ने किया था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये आप कहेंगे पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र में किया गया था। और अच्छा, ये जैन संगीति हुआ कब था, और उस समय के शासक कौन था, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, है ना, शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और लगभग जो है यहाँ पे बोल सकते हो 300 BC, 300 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त के मौर्य काल में, क्या चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो है, चंद्रगुप्त के शासन काल में, उस समय मौर्य शासन, जैसे बात है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक ही है, तो उसके समय में ये हुआ था। प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना। और पाटलिपुत्र में ये संपन्न हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो जब बिल्कुल जाहिर बात है, ये मौर्यों को, है ना, मौर्यों को, ये लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक है ये सांची का स्तूप। और ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट टाइम में जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, MP में है, मध्य प्रदेश में। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आप सबको आता है, मुझे पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ जो है किस कला पर की जो है महत्वपूर्ण अवशेष है, बहुत कौन से कला का। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत पूछिए। और बिल्कुल जो लोग यहाँ पे गुप्त कला टिक कर रहे हो, सही टिक कर रहे हो, गुप्त कला ही होगा। देखो उस जो टाइम पीरियड, सॉरी उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की मैं बात किया हूँ, झांसी वाला क्षेत्र, खासतौर पर यूपी वाला क्षेत्र में, तो मैक्सिमम इलाका, हालांकि बिहार का भी क्षेत्र इसमें था, गुप्त साम्राज्य जो अपने शासन व्यवस्था को विस्तार किए थे, लेकिन मैक्सिमम एरिया यूपी में था इसका। तो गुप्त, ऐसे भी क्वेश्चन को गुप्त कला मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। प्रश्न पूछता है यहाँ से, ध्यान रखना। अच्छा, गुप्त मूर्ति कला का खास ये है कि उसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के अतिरिक्त गैर धार्मिक विषयों की मूर्ति भी वहाँ पे बनाई गई थी। तो प्रश्न पूछता है यहाँ से, सारनाथ हो गया, मथुरा हो गया, और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र भी रहा है। तो प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है गुप्तकालीन मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र रहा है। तो सारनाथ आप ध्यान रखना, मथुरा ध्यान रखना, पाटलिपुत्र ध्यान रखना। ये तीनों ऑप्शन में देता ही देता है, और चौथा ऑप्शन देता है जो इसमें नहीं है। तो ये तीनों यहाँ पे लिखता हूँ भाई, ध्यान रखना। सारनाथ ये जैसे पता है यूपी में है, मथुरा यूपी में है, और पाटलिपुत्र कहाँ पे है सर, आप कहेंगे बिहार में है, पटना वाला है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में पटना है, यही पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये तीनों देता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसे बताने की हमें जरूरत है नहीं ना, बिल्कुल विशाख दत्त जो लोग टिक किए हो। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ राम चरित्र की जो है विषय वस्तु का संबंध है। जैसे बताइए, पाल वंश के रामपाल से है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आज का क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, लेकिन आसान भी क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। तो बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो, आंसर बिल्कुल सही है, राजराज प्रथम। और इसका जो टाइम पीरियड था 985 से 1014 है ना, ईस्वी था। देखो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने, है ना, राजा राज प्रथम ने, कई जगह राज राव प्रथम रहता है, ये तो राज राव प्रथम है, तो ध्यान रखना। तो उसके द्वारा किया गया था, ठीक है। और यह विश्व का अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि पूरे तरीके से किससे, तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट से तमिलनाडु का जो राजेश्वर मंदिर है ना वो। तो प्रश्न बहुत पूछता है, ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था। चलो देखो, अब पूछ दिया था, डिटेल में आपने पढ़ा है, मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करते तो यहीं से कहानी शुरू होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे 1027 ईस्वी में किया था। देखो सुबुद्दीन के विषयों से पता चलता है ना, सॉरी सुबुद्दीन की विजयों, माफी कहता हूँ, विषय में बोल रहा हूँ, सुबुद्दीन की विजयों से उत्साहित होकर मोहम्मद गजनवी ने 100 नहीं बल्कि 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कितने बार, तो 17 बार आक्रमण किया। और मोहम्मद गजनवी अंतिम बार जब आक्रमण किया था वो किया था भारत पर जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में, है ना, जाटों के विरुद्ध 1027 बोल सकते हो, ईस्वी में किया था, एडी में किया था। नेक्स्ट है मेरे भाई, शैल चित्रों में अलंकृत जो है बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। आसान सा क्वेश्चन है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत जो है श्रेणी पर जो है स्थित है, और इस गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। यह गुफा बाधनी नदी के तट पर, कौन सी नदी, प्रश्न पूछता है कौन नदी, देखे ना यहाँ पे लिख ही देता मेरे भाई। तो बाधी, ये नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, बाधनी नदी के तट पर है। और इन गुफाओं का निर्माण लगभग कहा जाता है कि 5वीं या 6वीं शताब्दी में हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और विंध्याचल श्रेणी की बात कर ले तो बिहार के कौन कौन से जिला में फैला हुआ है विंध्याचल श्रेणी, पूछता है ना अभी आपसे क्वेश्चन, अभी आगे दिखेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो कैमूर और रोहतास वाला क्षेत्र है इसमें इसका जो है फैला हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ ये सब चीज़ें, तो एक दूसरे से सब लिंक रहता है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओम मात्रक है, अच्छा थोड़ा सा ये उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो यहाँ पे डाइस होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में होना चाहिए कि ओम मात्रक है डाइस मापन का, ठीक है। ओम मात्रक है, यहाँ पे बीच में स्पेस कर देना, डाइस है मापन का, ठीक है, मापन का। तो ओम जैसे बात है, आप कहेंगे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, ओम है, ठीक है ना। और जैसे हम लोग ये जो इसका सिंबल है, ओम का सिंबल ये वाला है, इस तरह से इसे सूचित करते हैं, ठीक, जिसमें 1 वोल्ट का विद्युत बल्ब 1 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है। आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर से जो है ढुलकाना आसान होता है, क्योंकि क्या होता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या होगा, कितने लोग बता सकते हो। तो आप कहेंगे सर पत्थर को ढुलकाने में जो है किया गया कार्य उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षाकृत कम होता है। तो यही बस, देखो अब देखो इसमें कोई लॉजिक है, सोचने वाली है ना, किसी बुक में मिलेगा नहीं ना। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना जो कि भाई आपके माइंड से खेलता है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, और इसको समझा जा सकता है, क्या समझा जा सकता है। तो बिल्कुल जो लोग सिटी करें, न्यूटन की गति के पहले नियम में ऐसा होता है ना। तो न्यूटन की गति का पहला नियम है, देखो चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगता है तो यात्रियों को
आगे धक्का लगता है ना, और इसे न्यूटन के गति के पहले नियम समझा जाता है। इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, अर्थात यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान गति से सीधी रेखा पर चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी। तो जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो ये कौन सा नियम का उदाहरण था? तो न्यूटन की गति का प्रथम लॉ का, ठीक है ना। अगला, वायु में ध्वनि तरंग होती है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, और ऐसे क्वेश्चन बार बार गलत करते होती है। अनुदैर्ध्य, मैं देखो भाई, जैसे मैं यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग बोला हूँ ना, तो अब आपके माइंड में चलना चाहिए अच्छा मुझे फिजिक्स में जाके ना जो सर ने पढ़ाया है, कौन सा चैप्टर, तो साउंड में पढ़ाया हूँ, इतनी अच्छे से पढ़ाया हूँ, नहीं कोई पढ़ाएगा यार ना। तो और इसका तो न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व करवा दिया हूँ, आप जाके देख लेना ना। तो ये प्रश्न पूछता है बहुत कायदे से, तो जाके कर लेना। ये 30 से 35 मिनट का वीडियो है, देख लेना पूरा कंसेप्ट और डिटेल में चीज़ों का एनालिसिस किया। चलो मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी बाधा के ऊपर, मेरे को गलत लग रहा है, ठीक है, किसी बाधा के ऊपर से गुजरने अच्छा, किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरणें बाधा के किनारे से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। यह घटना, नहीं बाधा नहीं है, बाधा ही होना चाहिए, ठीक है, बाधा ही है। बाधा होगा तो करे किसी बाधा के ऊपर से गुजरने या फिर गुजरते समय प्रकाश की किरणें क्या है कि बाधा के किनारे से क्या होता है, अंधकार क्षेत्र में थोड़ी सी झुक जाती है, तो यह घटना डाइस होता है। तो भाई ये विवर्तन के कारण से होता है। लाइट वाला चैप्टर में आपने पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए ट्रिक बताया था ना, निकट दूर, इसमें कितना अक्षर है, 3, तो उत्तल कम वाला होगा, इसमें ज़्यादा है तो अवतल, लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, आराम से कर सकते हो। तो प्रश्न पूछा जाता है ये कि दूर दृष्टि, तो दूर में देखो छोटा है तो छोटा लेंस लगेगा, और निकट रहता तो अवतल, तो इसमें 4 लेटर है। तो इस तरीके से चीज़ों को माइंड में रख सकते हो, है ना। तो दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं हम लोग कौन सा, आप कहेंगे सर दूर है ना तो उत्तर, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी को डीसी में, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्टिव करंट में रूपांतरित कन्वर्ट के लिए निम्न युक्ति काम में लेते हैं। कौन करता है ऐसा बताओ मुझे, बताया आसान सा क्वेश्चन है ना। तो दिष्टकारी, अब हिंदी में दिष्टकारी रहता है भाई, इसी ना इंग्लिश में रेक्टिफायर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रश्न पूछता है ऐसे ही क्वेश्चन तो हिंदी में लिख के देता है, रेक्टिफायर होता है, अरे फायर है भाई। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम जो करता है ये रेक्टिफायर का काम होता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है सर, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है रेक्टिफायर। और कई बार पूछते हैं ना डायोड के लेके, तो डायोड की बात कर ले तो डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, ये भी थोड़ा समझ में रखिएगा। चलो नेक्स्ट है कि डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाधित करती है। चलो बता दिया हूँ जो चीज़ें, वही क्वेश्चन भी ले लिया हूँ, कोई बात नहीं। तो केवल एक ही दिशा में विद्युत धारा को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, बताओ। केमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ कायदे से, या फिर आपने पढ़ा होगा, बताइए। तो बिल्कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, पीएन होता है, और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। लो भाई, पहला चैप्टर है फिजिक्स का, और खुद से पढ़े होंगे तो आपने 9th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो बिल्कुल आंसर जो होगा इसका अणु होगा ना। आप अणु को और भी ज़्यादा, एकदम छोटा सा कण है। अणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु क्या होता है इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। इसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान भी होता है और इसका और अधिक विभाजन नहीं किया जाता। सारे पॉइंट बता दिया हूँ, लो हो गया आपका काम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के कौन कौन सा, टांका, ससगनी, जिंतल किन धातुओं के बने थे। तो चांदी और तांबा का। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके द्वारा किया जाता था। तो बिल्कुल जो लोग टिक करे, गांव के सरपंच, है ना। नेक्स्ट, कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है। कितने लोगों को पता है, बता सकते हो ना मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर हाँ, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से, जो आलमगीर द्वितीय नहीं बोल रहा हूँ, आलमगीर बोल रहा हूँ, ठीक है। आलमगीर ये उत्तरवर्ती मुगल काल में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया सिरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था, ये पूछ रहा है, ठीक। तो आंसर क्या होगा, बी सैयद। नाम सुना है ना, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन है, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सैयद वंश के सबसे योग्य शासक मुबारक शाह, है ना, सबसे योग्य या फिर सबसे युगतम शासक मुबारक शाह के संरक्षण जो है इसे प्राप्त था। प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अकबर दिल्ली, अब ये क्वेश्चन आपने गलत किया, तो दिल्ली सल्तनत में मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जो लोग पेड बैच में, जो लोग खुद से पढ़ रहे हो, तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, टॉपिक का नाम जो बोल रहा हूँ, तो आपने क्या करना,
दिल्ली सल्तनत जाके गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, पांचों वंश को जो है जाके रिवीजन कर लेना मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ ना, यही अप्रोच होना चाहिए टेस्ट का, और टेस्ट में करवाता हूँ ताकि जाके करो आप। चलो, अकबर के दरबार में कौन सुप्रसिद्ध चित्रकार था? एग्जाम निकालना है तो जो बता रहा हूँ करते जाओ। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, होता है, और ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं पेपर में। आंसर ये होगा अब्दु असमद थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो भाई नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? बताओ। हाँ, तो जो लोग जहांगीर टिक कर रहे हो, सही टिक कर रहे हो। नेक्स्ट है, शिवाजी का पिता का नाम क्या था भाई? लो हो गया काम। तो आपने किसी शाहजी भोसले का नाम जरूर सुना होगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आज का क्वेश्चन ठीक ठाक लिया हूँ, मोहम्मद शाह था भाई, ठीक है, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला कहते हो, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र में वतनदार, माफी चाहता हूँ, महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, ध्यान रखना था, ये सामंत वर्ग को, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों का एक जो है समिति अथवा अष्टप्रधान थे? तो जैसे वाले शिवाजी। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन हर एक बार पूछता है, हर एक साल किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए आपको तो पता ही है गिल्वनाइजेशन होता क्या है भाई, तो बता दो, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो अपने आंसर डी हो जाएगा। लोहे पर हम लोग क्या करते हैं? जिंक का मतलब कि जस्ती का निक्षेप करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आंसर क्या होगा? अरे भाई, यहाँ पे लोहे पर जस्ती का क्या करता है? निक्षेप करते हैं। निक्षेप यहाँ पे हो जाएगा। चलो, यहाँ से यहाँ आ गया है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है ना, किसकी बमबारी किया जाता है तब नाभिकीय विखंडन होता है? तो आपने कैसे न्यूट्रॉन का प्रश्न पूछता है मेरे भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जल में क्या करता है? तो ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है, क्या कहलाता है? जल में H+ देता है ना, बताओ। हाइड्रोक्सिल देता है। कितने लोग देते हो? OH- है या प्लस है? तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे एक बार देख लो, जहाँ पे H- देगा, H- इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हाइड्रोक्सिल कहते हैं। तो वे बता, जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्सिल मतलब कि OH- है ये ना, OH- का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्षार, ठीक। इसके अतिरिक्त आप कह सकते हो, अम्ल जल में घोले जाने पर मुक्त हाइड्रोजन आयनों मतलब कि H+ का निर्माण करते हैं, तो उसे अम्ल कहते हैं, आपको पता है। और अम्ल का pH मान 7 से कम और क्षार का pH मान 7 से अधिक, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा, क्षार हो जाएगा ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, OH- देता है, उसे हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। प्रश्न पूछता है, नाम से पता चल लगा, है ना। हाइड्रोजन आयन में H+ देगा और ये अम्ल होता है। तो अभी तो ये रटने का चीज़ है। हालांकि ये जो एक चैप्टर है बैलेंसिंग, फिजिक्स में मैं फिजिक्स बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा। अभी शायद आप लोगों को बैच में नहीं, जो लोग AEDO वाले बैच में होंगे उसमें भी नहीं पढ़ाऊंगा। अब ये शुरू हो जाएगा वो चैप्टर, तो वहाँ पे बहुत कायदे से पढ़ाऊंगा। चलो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? मैंने बोला था ना कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या बोला? जो मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन होगा। मिल गया भौतिक परिवर्तन, बस एक कहानी ध्यान रखना, मिल गया भौतिक, नहीं मिला रासायनिक, है ना। अब यह सर इसका क्या तात्पर्य है तो देख लो। अब जैसे बात है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू आपको देखना है। तो भौतिक परिवर्तन इसमें से कौन कौन सा है ये पूछ रहा है। देखो इसमें क्या है, खाना पकाना। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन है तो देखो, खाना अगर मान लो कि दाल है, या फिर ऐसे समझो, मान लो कि आपने खाना खाए हो, खाना जो है आपने खा लिया, आपके पेट में चला गया, पाचन हो गया, तो क्या खाना पुनः जो है फिर से उस अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो नहीं मिल रहा है, अपने अवस्था में फिर से नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे खाना पकाना की बात करें, तो मान लिया आपने क्या किया कि दाल को क्या किया भाई, माने दाल बना रहे हो, ठीक है, और दाल पूरी तरीके से सीज गया है ना, पूरी तरीके से जो है ये मिल गया है पानी में, तो क्या इसे पुनः दाल प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये खाना पकना और भोजन का जो पाचन, ये सब दोनों क्या है भाई? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। बाकी पानी का जमना और पानी को गर्म किया जाना, तो पानी को जमा करके पुनः जो है पानी प्राप्त कर सकते हो। पानी को गर्म किया तो ठंडा भी हो जाएगा, तो ये दोनों क्या है भाई? तो आप कहेंगे सर मिल गया ये, तो ये कौन से फार्मूला में आ गया? मिल गया मतलब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक नहीं भौतिक, और नहीं मिला रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। तो आंसर चूंकि रासायनिक परिवर्तन पूछा था, तो आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा सही, सी आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, यूरेनियम से क्या बनता है? तो आप कहेंगे सर बिजली बनता है, इसमें कोई बताने वाली बात है क्या? हाँ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का महासागर में है, समुद्र और, अच्छा क्वेश्चन में कोई बात नहीं, पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का 2.5 होना चाहिए, पानी का 2.5 समुद्र और महासागर में है। तो जाहिर सी बात है, यह जो है 97.4% है, समझ रहे हो ना। आंसर ये हो जाएगा। अगला है, पीतल मिश्र धातु है। इतने बार प्रश्न पूछा गया कि मत पूछिए किसका किसका है, पीतल मिश्र धातु किसका है भाई, है ना। जो लोग सिटी करो, तांबा और जास्ता का। देखो भाई, पीतल एक प्रमुख मिश्र धातु है, तांबा एवं जिंक का, ठीक है ना। तो पीतल में देखा जाए तो कितना, तो यहाँ पे आप लिख ही लो,
काहे के लिए बोले कि नहीं बोले हो सर, ये 60 से 70% तांबा होता है ना, और जास्ता कितना होता है सर, 30 से 40% जास्ता होता है। प्रश्न पूछता है यार ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, क्यों है ऐसा, तो आप कहेंगे इसका वियोजन निम्न होता है इस कारण से, बस। अगला क्वेश्चन, वेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। वेकेलाइट में बोला हूँ, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ में या फिर किसी तरल पदार्थ का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, बढ़ जाता है किस कारण से, तो जाहिर सी बात है तरल पदार्थ का जो है अगर दाब बढ़ाने से ऐसा अगर होता है तो बी आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था कितने तारीख को, तो दिसंबर का महीना था, और कितने तारीख को बता सकते हो भाई? हाँ, दिसंबर 1946। तो भाई अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था तो सैदान सिन्हा को, और अस्थायी 11 दिसंबर को चुना गया था अस्थायी सदस्य के रूप में, 11 दिसंबर, ध्यान रखना, डेट कई बार देता है। अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने विचार किया या फिर व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना दोहरी राजनीति कहा जा सकता है, तो जैसी बात है भीमराव अम्बेडकर का ये था। नेक्स्ट है मेरे भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, बहुत पूछता है ये, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक जो है सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से, तो जाहिर सी बात है आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में भारत में जो है मौलिक कर्तव्य कौन सा है, आपकी जो ऑप्शन है उसमें से टिक करना है, मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की जो है समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, महत्ता प्रदान करना, ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो 12 से 35 और भाग 3 में आप सबको बताइए होना चाहिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को जो है नियोजन का प्रतिषेध करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। तो बिल्कुल जो लोग आर्टिकल अनुच्छेद 24 टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितना होना, ये भी बताने वाली क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए है ना, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भाई 25 साल आप सबको पता ही होना चाहिए, है ना। चलो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जाहिर सी बात 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। ये प्रश्न कई बार पूछता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, बताओ। तो बिल्कुल जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा वही होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, रूपांतरित चट्टानों का उत्पत्ति चट्टान से होती है भाई, कौन सी चट्टान से होती है रूपांतरित, ठीक है। तो जो लोग आंसर टिक कर रहे हो, सी आग्नेय और तलछटी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने लोग बता सकते हैं इसका आंसर, है ना। तो बिल्कुल दादा भाई नौरोजी सभी लोग जानते हो, जंतर मंतर का निर्माण किया था, ये सब प्रश्न आता है ना। तो आंसर क्या होगा, महाराजा जय सिंह। नेक्स्ट है मेरे भाई, 1857 के विद्रोह मुख्यतः जो असफल हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल बी हो जाएगा। इसके जो प्रभाव ना सीमित क्षेत्र में था क्या, नहीं, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये वाला आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, ये पूछा है, आंसर क्या होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकी ये सब था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, तो बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है, तो गीता रहस्य होगा ना, यहाँ पे देखो ऑप्शन में है गीता रहस्य। अगला क्वेश्चन है भाई, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज का स्थापना कब किया गया था, तो 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन लेने का मतलब था कि ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए, और ये टेस्ट में पूरे डिटेल में चर्चा कर दिया हूँ, ठीक है ना। सॉरी, ये क्वेश्चन लेने का मतलब था। अगला क्वेश्चन है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 16 अधिवेशन में कौन से साल में हुआ था। अब देखो, अब जैसे वहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो पूरा टॉपिक आपका रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए लिया 1907 होगा राइट आंसर बिल्कुल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था भाई, तो जाहिर सी बात है बाल गंगाधर तिलक, सभी लोग जानते हो। नेक्स्ट है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी, जा करके, लंदन में जा करके मारा, ऐसे इंसान होना चाहिए, है ना, उधम सिंह। हड़प्पा निम्नलिखित में से किसका हड़प्पा जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना, कितने लोग बता सकते हो इसके बारे में, इसका आंसर कितने लोग बता सकते हो, देखता हूँ भाई। तो बिल्कुल जो लोग बी टिक कर रहे हो भाई, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखता है, देखो भाई, हाँ, सिंधु सभ्यता से। चलो अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा, अब देखो दर्रा से क्वेश्चन आते हैं ना, कितने लोग बता सकते हो लिपुलेख दर्रा के बारे में। हाँ, जो लोग यहाँ उत्तराखंड टिक कर रहे हो सही टिक कर रहे हो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिणी भाग को कहते हैं, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, बिल्कुल यहाँ पे सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी, देखो क्या कर रहा है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है ना। तो बताओ यहाँ पे ऑप्शन जो है उसमें आपको टिक करना है, तो बिल्कुल ये नीलगिरी की पहाड़ी, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। कौन सी नदी गुजरात की जो है आस कहलाती है ना, गुजरात की आश, तो नर्मदा नदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जून 2013 की आपदा में कौन सी नदी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, है ना, तो मंदाकिनी।
नेक्स्ट है मेरे भाई, कोयला उत्पादन में जो है राज्यवार घटता क्रम। तो इसे आप लोग क्या करिएगा, झारखंड कर लीजिएगा। तो इसका आंसर यही होगा, झारखंड मध्य प्रदेश। ये इसका न्यू डेटा मैं दे दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट है कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र जो है प्रारंभ हुआ है, तो कहाँ पे हुआ था? तो देखो शिव समुद्रम में, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित होते हैं वे है कपास का उद्योग, सभी को पता है ना। तो ये खासतौर पे भार जम बोलक होता है, डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होगा? तो किस राज्य में होगा सर? है ना, तो पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है सिद्धि जनजाति पाई जाती है, सिद्धि बहुत पूछता है ये, अभी ये न्यूज़ में था गुजरात में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल विषुव स्थित कब पाई जाती है? अच्छा, ये ग्लोबल पर जो है ना, सॉरी ग्लोबल में बोल रहा हूँ, ग्लोब पर माफी चाहता हूँ, अक्षांश और देशांतर हम लोग पढ़े ना, ग्लोब पढ़े। तो ग्लोब पर कह रहा है कि विषुव की स्थिति कब पाया जाता है। तो डायरेक्ट आंसर टिक करोगे 21 मार्च से 23 दिसंबर के बीच में ना, यहाँ पे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी, संगमरमर चट्टानों की श्रेणी में आता है, ये पूछ रहा है संगमरमर। तो केंद्रित चट्टानें। महाद्वीप अलग कैसे होते हैं भाई? देखो कैसे होगा, महाद्वीप का अलग कैसे होता है? तो ये प्लेट जो है, टेक्टोनिक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि विवर्तनीय क्रिया से। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का जो है बहुतम डेल्टा निर्मित जो कहाँ पे होगा? सबसे आसान क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। आंसर। अगला क्वेश्चन है, टारनेडो पृथ्वी की जो है एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है, किस क्षेत्र में उठता है? तो अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया है? तो बिल्कुल यह जो है सल्वाडोर, एल सल्वाडोर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में किन वर्षों में जो है व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? अनुकूलन ही होगा, तो बी हो जाएगा 72-73, 1972-73 और 1976-77, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा छापा जाता है, तो डी हो जाएगा, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है भाई, तो परामर्शदायी संस्था द्वारा। अब इसके जगह पे कौन आ गया? योजना आयोग आ गया, तो आप सबको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग एक क्या है? तो आप आंसर टिक कर सकते हो आराम से। अच्छा, इसे थोड़ा सा सही कर लेना। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था, ध्यान रखना, ठीक है। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए योजना आयोग है क्या, अभी अगर ये पूछा जाए तब इसका जो आंसर हो जाएगा, तो योजना आयोग क्या है सर? तो ये परामर्शदायी संस्था है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, ये करंट अफेयर्स का है। कौन सा देश दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 का मेजबान है? तो कितने लोग बता सकते हो? ये भारत होगा ना। अगला क्वेश्चन है भाई, ये मालाबार सीवेज जो समाचारों में देखा गया था, भारत के किस क्षेत्र में स्थानिक है? तो बी हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्वास्थ्य सेवा के लिए ड्रैगन को पायलट नामक एक जो है नया AI लॉन्च किया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा किया था। हाल ही में खबरों में रहा गम जो है अरेबिक विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है, ये कौन सा है? गम का उत्पादन सबसे ज़्यादा अभी कौन सा देश कर रहा है? तो ये सूडान कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक का इस बार का विषय क्या था? तो ये 8 अगस्त को मनाया जाता है, आप सबको पता है। और इस बार का जो थीम था, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। चलो अगला क्वेश्चन, ये हिंदी का है। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द, अच्छा हिंदी आपके वाला की पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं इसमें मेंशन कर दिया था, कोई बात नहीं। तो ये होगा, नहीं था, बाकी ये सब है। हाथी आप यहाँ पे देख लो, तो हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है 9-7 का। कितने लोग बता सकते हो? तो यह हस्त हो जाएगा। जल, प्राण और पुत्र किस शब्द का जो है यहाँ पे अनेकार्थी है? तो 9-8 की क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना, जीवन का। अनिल अनल शब्द जो है युग्म सही अर्थ है, तो बी हो जाएगा इसका, ठीक है ना, राइट आंसर। आवारा का जिस पर आक्रमण किया गया हो, तो वाक्यांश का उचित शब्द का चुनना है भाई। तो आप सीधे तौर पे तो आक्रांता। देखिए फ्रेंड्स, आपने 100 क्वेश्चन में से कितना जवाब दिया जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा टेस्ट का जो अगला टेस्ट आएगा, अब थोड़ा सा लेवल में थोड़ा सा और अप करूँगा, ठीक है ना। तो टेस्ट नंबर 9 से अब थोड़ा सा अप होना शुरू हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग का टेस्ट जो आ रहा था वो भी अब आएगा, लेकिन आप लोग क्या करिए, जो लोग यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसका PDF, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, है ना। और जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो आ भी सकते हो, बहुत नॉमिनल फी रहता है, सब कुछ आप लोग देखिए, और एक जगह सारे कंटेंट मिल जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं या फिर आपको जो भी चीज़ें दिया जा रहा है, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्ट है ना, और एक्सपीरियंस वाले हैं, ऐसे नहीं कि भाई जो खुद किया ही नहीं हो वो आपको करवा रहे हैं ना। तो आप लोग समझ रहे हैं सारी चीज़ें। यही कारण था कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। मैं जब एग्जाम होता है तो विद प्रूफ के साथ आपको आपके बीच में सारी चीज़ें साझा करता हूँ। तो टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए और सारे सेक्शन पे कमांड करिए, ऑल सब्जेक्ट पे, तभी रिजल्ट होगा। गोल्डन चांस है 2025-26 आपके लिए, तो लग जाइए अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।